So, a new topic for today, it is file handling in C. Very interesting topic, and this is one of the most important topic in C. The reason being, whatever you have learned in C, now it's the time to implement that. अब आप कहोगे सर इम्प्लीमेंट तो हम करते ही चले आ रहे हैं, तो सवाल ही उठता है कि आपने एरेज पढ़े, you have gone through strings, you have learned structures, and what you were doing, if you recall, you were making programs. When you run your program, your machine prompts you to enter some data values. Whatever data values you enter, your data is moved inside containers which are variables or constants. जो डाटा प्रोग्राम कोड में टाइप किया होता है वो कांस्टेंट में चला जाता है, जो रन टाइम पे टाइप करते हो वो वेरिएबल नाम के आइडेंटिफायर में चला जाता है, मगर वो होता कहाँ पे है? मेन मेमोरी में. एंड मेन मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर. Volatile in nature means it can retain your content as long as there is power supply. Once there is no power supply, the contents of your main memory are wiped off. तो जो कुछ डाटा टाइप किया वो चला जाएगा. इवन अगर आपकी लाइट ना भी जाए घर में, पावर सप्लाई आती भी रहे, तो आप कभी सोचो आपने स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाया हो, स्टूडेंट का प्रोग्राम, इन विच यू एंटर्ड 5 स्टूडेंट्स नेम, देयर एनरोलमेंट नंबर, देयर परसेंटेज, देयर एड्रेस, फोन नंबर, other items. Your entire data is stored in main memory. Once your program stops and you rerun your program, your machine asks you to enter fresh data. Where is your old data? Old data is lost. So that is the reason we are going to learn this file handling topic. This file handling topic will allow you to save your data in a file, and files we all know can be stored on permanent storage, which is hard drive, or maybe on your pen drive. आप किसी सेकेंडरी स्टोरेज पे अपने वैल्यूएबल डाटा को सेव करके रख पाएंगे, आप अपने डाटा को हिस्टोरिक बना पाएंगे. उसके लिए है ये टॉपिक, वरना इसके बिना डाटा मेन मेमोरी में होगा और वो खोता रहेगा. आप दोबारा टाइप करेंगे वो फिर खो जाएगा थोड़ी देर में. तो उसको परमानेंट बनाने के लिए, सो लेट अस क्विकली सी व्हाट अ फाइल इज. Simply speaking, a file is a collection of related data that a computer treats as a single unit. Files are stored on secondary storage. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो फाइल्स हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज पे होंगी. आप सबने देखा है आपके हार्ड ड्राइव पे, डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर, यू हैव मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल. आपकी विंडोज में अगर आप काम करते हैं स्पेशली, तो फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, सब फोल्डर के अंदर जो बेसिक चीज होगी, सबसे छोटी यूनिट, वो एक फाइल होगी. दैट फाइल में बी अ म्यूजिक फाइल, MP3 फाइल हो सकती है, इट कैन बी अ JPG फाइल, it can be docx file which is created by MS Word, it can be PPTX यानी PowerPoint presentation file. तो बहुत सारी फाइल्स होती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग एक्सटेंशंस लगा के उनको फाइल्स को सेव करा देते हैं. .txt फाइल भी होती है, टेक्स्ट फाइल जो कि नोटपैड से बनती हैं. तो जिस तरह से फाइल्स हार्ड ड्राइव पे एग्जिस्ट करती हैं, अब हम एक ऐसी फाइल बनाएंगे जिसमें हमारा टाइप किया हुआ डाटा स्टोर हो जाएगा. ठीक है. सो व्हेन अ कंप्यूटर रीड्स अ फाइल, when a computer reads a file, it copies the file from the storage device to main memory. When it writes to a file, it transfers data from memory to storage device. तो जब कोई फाइल पढ़ते हो, जब मैं अगर आपको कहूँ कि एक फाइल पढ़ो, तो फाइल कहाँ पे होती है? फाइल तो होती है स्टोरेज के ऊपर, सेकेंडरी स्टोरेज पे. जब आप उसको पढ़ते हो तो सबसे पहले फाइल ओपन होती है, हार्ड ड्राइव से जो फाइल ओपन हुई उसके डाटा को कहाँ पे लाया जाता है? मेन मेमोरी में लाया जाता है. मेन मेमोरी में आने के बाद वो आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. इस तरह से एक फाइल को पढ़ा जा सकता है. स्क्रीन पे ले आओगे तो आंखों से देख के पढ़ लो, स्क्रीन पे नहीं चाहिए कागज पे प्रिंट कर लो, कागज पे क्या आया है, पेपर पे क्या आया है उसको पढ़ लो, दैट इज रीडिंग ऑफ अ फाइल. ठीक है. उसी तरह से राइटिंग टू अ फाइल का क्या मतलब होता है कि मेरे पास कुछ डाटा है जो मेरे दिमाग में हो सकता है, मैं उसे कीबोर्ड से जब टाइप करूंगा तो वो बफर के थ्रू मेन मेमोरी में पहुंचेगा, और जो कुछ मेन मेमोरी में आया वो खो ना जाए, उसको मैं एक फाइल के रूप में स्टोरेज डिवाइस पे लिखना चाहता हूं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे. ठीक है. लास्ट बुलेट, लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इस सारे काम के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर है जो कि रेडीमेड स्ट्रक्चर है, इनबिल्ट स्ट्रक्चर है, stdio.h में अवेलेबल होता है. उसका नाम है फाइल, FILE फाइल. ये हम यूज किया करेंगे. ये ध्यान देना, इसका वर्ड जो FILE है, ये जैसा यहाँ दिख रहा है ठीक ऐसा ही आपको टाइप करना होगा. आपको अभी प्रोग्राम कोड में भी ये नजर आएगा. तो इसकी स्पेलिंग, इसका बारे में आप कोई चेंज नहीं ला सकते. ये रेडीमेड स्ट्रक्चर है. ये किस काम के लिए होता है अभी बताते हैं आपको.
पहली चीज, फाइल में क्या ऑपरेशंस होते हैं। आपको कोई भी फाइल की बात की जाए तो फाइल में क्या ऑपरेशंस होंगे। क्रिएशन ऑफ अ न्यू फाइल हो सकता है। मैं आपको कहूं कि मेरे दिमाग में कुछ डाटा है, उसको प्लीज लिखो, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट अ फाइल, देन यू नीड टू ओपन अ फाइल। Reading from a file is one activity, writing to a file can be another activity, moving to a specific location in a file, that is searching। मान लो एक फाइल है जिसमें 100 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, मैं आपको कहूँ मुझे अर्जुन नाम के बच्चे का रिकॉर्ड देखना है, तो आपको क्या करना होगा, फाइल में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आगे बढ़ना होगा और सर्च करना होगा कि अर्जुन नाम का रिकॉर्ड है या नहीं है। तो दैट इज मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल, ठीक है। और लास्ट ऑपरेशन कैन बी क्लोजिंग ऑफ अ फाइल। दिस इज लास्ट बट इट इज इंपॉर्टेंट। जो भी फाइल आप खोलते हैं उस फाइल को बंद करना एक अच्छी हैबिट होती है और करना ही चाहिए। ओपन फाइल को अनक्लोज्ड छोड़ के नहीं आना चाहिए, उससे डाटा करप्ट हो सकता है, ये अभी आपको समझाएंगे। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, कॉमन ऑपरेशंस हैं जो एक फाइल हैंडलिंग में किए जाते हैं। अभी हमने बात करी थी फाइल स्ट्रक्चर की, तो स्टेप्स की बात करें कि एक प्रोसेसिंग में फाइल को बनाने में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रीम वाया पॉइंटर वेरिएबल यूजिंग फाइल स्ट्रक्चर। तो देखो FILE यहाँ पे भी देखो कैपिटल केस में लिखा है, ये प्रोग्राम में अभी आपको नजर आएगा, अभी प्रोग्राम पे हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। इसको कैपिटल केस में ही लिखना होगा, आप इसकी स्पेलिंग भी नहीं बदल सकते हैं क्योंकि रेडीमेड है। हमें इसका एक पॉइंटर बनाना होता है, ठीक है। ये और पॉइंट नंबर 2 फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर कोड में ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ओपन करो फाइल को, एसोसिएट करो स्ट्रीम नेम विद द फाइल नेम, रीडिंग और राइटिंग करो और क्लोजिंग ऑफ फाइल करो। ये तो ब्रॉडली स्पीकिंग यही कुछ काम होंगे जो सीखने हैं, कुछ कठिन नहीं है। फाइल हैंडलिंग बहुत आसान चीज है, आगे देखते हैं। फाइल स्ट्रक्चर क्यों होता है, ये रेडीमेड स्ट्रक्चर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप किसी फाइल को खोलते हो, चाहे उसे आप पढ़ना चाहो या आप उसमें कुछ लिखना चाहो, वेदर यू विश टू रीड फ्रॉम अ फाइल और यू विश टू राइट समथिंग टू अ फाइल, there are certain important information, some important piece of information which your operating system would like to store या would like to know। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी फाइल के बारे में देखें तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फाइल नेम क्या है, ये फाइल कब क्रिएट की गई थी, ये लास्ट एक्सेस या मॉडिफाइड कब हुई है, ठीक है। साइज ऑफ फाइल कितने बाइट है, कितने MB की फाइल है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा जानना चाहेगा, आप भी उसको जानना चाहेंगे। तो ये सारी जानकारी, क्योंकि डिसिमिलर टाइप होगी, फाइल का नाम स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा, फाइल का साइज इंटीजर टाइप हो सकता है, ठीक है। उसमें पॉइंटर्स भी हो सकते हैं जो कि फाइल में अगला कहाँ से डाटा पढ़ना है उसके लिए एक प्लेस मार्कर, एक पॉइंटर चाहिए। तो ये जो डिसिमिलर डाटा है उस सारी इंफॉर्मेशन को, ये वाइटल इंफॉर्मेशन है, इसको स्टोर करके कहीं पर रखना होगा, तो आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो जो लैंग्वेज डेवलपर है उन्होंने क्या किया, FILE नाम का एक रेडीमेड स्ट्रक्चर बना दिया। ये स्ट्रक्चर आपके द्वारा खोली गई फाइल की सारी इंपॉर्टेंट बातें अपने अंदर सेव करके रख लेता है। इसको आप भी पढ़ सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस स्ट्रक्चर को रेफर करके जानकारी इकट्ठी करता है। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा है, टू बी एबल टू सक्सेसफुली रीड फ्रॉम अ फाइल इंफॉर्मेशन लाइक मोड ऑफ ओपनिंग, फाइल किस लिए खोली गई है, रीडिंग पर्पस और राइटिंग पर्पस, या अपेंड मोड है। अपेंड मोड क्या होता है, फाइल के लास्ट में जाके चीजों को जोड़ना, बहुत सारे मोड होंगे हम आगे देखेंगे। तो मोड ऑफ ओपनिंग क्या है, साइज ऑफ द फाइल क्या है, प्लेस इन द फाइल फ्रॉम वेयर नेक्स्ट रीड ऑपरेशन वुड बी परफॉर्म्ड एक्सेट्रा हैज टू बी मेंटेन। Since all this information is interrelated, all of it is gathered together by fopen function in a structure called file। तो इस फाइल स्ट्रक्चर को हम यूज किया करेंगे और इसमें जानकारी लाके डालेगा कौन, हमारा fopen फंक्शन। जब भी हम फाइल ओपन करेंगे इसी फंक्शन से ओपन क्या करेंगे, fopen से, ये आपकी फाइल की सारी इंफॉर्मेशन लाके इस स्ट्रक्चर में भर देगा, ठीक है। तो देखते हैं कोड आने वाला होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के नाम लिखे हैं तो अभी सब यूज हो ही जाएंगे, इसलिए इसमें यहाँ पे अभी समय नहीं लगाते हैं। fopen, fclose, fread, fwrite नाम से भी क्लियर हो रहे हैं, ये सब मैं अभी आपको कोड में आगे दिखाऊंगा, तो इसको अभी स्किप करते हैं फॉर द टाइम बिंग। बोला था मोड ऑपरेशंस, फाइल को रीडिंग पर्पस यानी R मोड में खोल सकते हैं, फाइल में कुछ लिखना चाहते हो तो W मोड होता है, फाइल में लिखना है और वो एंड में लिखना है, अंत में जाके लिखना है, बीच में कहीं नहीं लिखना, अंत में लिखना है, तो अपेंड कहते हैं उसको। तो अपेंड मोड भी होता है, उसको A करके यहाँ लिखा हुआ है। ये सब चीजें अभी हम रिविजिट करेंगे। अभी इस डायग्राम को भी बाद में आते हैं, पहले एक आपको प्रोग्राम दिखाई देते हैं कि कैसा होता है, फिर इन चीज़ों पे वापस लौटते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका काम क्या है, ये आपकी एक बनी बनाई फाइल को ओपन करेगा
और उसके कंटेंट को स्क्रीन पे लाके दिखाएगा। ठीक है, आप सब ने प्रोग्रामिंग की है, किसी ने 10 प्रोग्राम, किसी ने 20 प्रोग्राम, किसी ने ज़्यादा भी किए होंगे। मतलब हम सब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स अपनी मशीन पे बनाए होंगे। तो इमेजिन करते हैं कि आपने एक प्रोग्राम बनाया था, फर्स्ट क्लास में बनाया था, जब भी बनाया था, जिसका नाम है pr1.c। इस pr1.c के अंदर क्या डाटा है, मैं इस फाइल को खोल के देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी वॉट इज देयर इन दिस फाइल pr1.c। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? मैं कंपाइलर ओपन करूं, pr1.c पे क्लिक करूं और मैं उसके डाटा को देख लूं। बड़ा सिंपल सा काम है। आपको कोई भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल के अंदर क्या डाटा है देखने के लिए क्या करोगे? देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम इस अपने कंपाइलर को स्टार्ट करें तो किसी भी फाइल के कंटेंट को देखने के क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप फाइल में जाएं, ओपन के अंदर चले जाएं। अब मान लीजिए कोई देखना चाहे कि ये जो फाइल यहाँ पे दिख रही है add3num.c, इसके कंटेंट क्या है, तो बड़ा आसान काम है, इस पर डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए। ये ऐसे खुल जाएगा, आप इसके कंटेंट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, हमें लेकिन ये काम नहीं करना है। हमें इस तरीके से फाइल को खोल के नहीं पढ़ना है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखूं, वो प्रोग्राम जब रन हो तो वो प्रोग्राम मेरे add.num, ये add3num.c वाले डाटा को पढ़े। वो पढ़े कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये सारा लाइन ऑफ कोड वो पढ़े। और जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं, जब मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूं, तो वो ब्लैक स्क्रीन पे add3num.c के डाटा को लाके दिखा दे। मतलब ये प्रोग्राम किस काम का हो जाएगा? ये प्रोग्राम आपके लिखे हुए फाइल के कंटेंट को पढ़ने वाला प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ के दिमाग में ये आ सकता है कि सर काम जब सिंपल तरीके से हो सकता है कि हम उस पर डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करके पढ़ सकते हैं, तो वाई राइट अ प्रोग्राम? कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर pr1.c के कंटेंट देखने हैं तो हम इस प्रोग्राम को लिखें, फिर ये फाइल को ओपन करें, उससे पढ़े और स्क्रीन पे लाके दिखाए, उससे कहीं आसान है कि हम pr1.c को क्लिक करके पढ़ लें। है ना? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। मगर जरा मुझे ये बताओ कि pr1.c जो फाइल है, अगर ये कोई आधार कार्ड डाटा वाली फाइल होती जिसके अंदर कई लाख रिकॉर्ड होते, और मैं कहता कि इसको डबल क्लिक करो, ओपन करके जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो खोल लो और उससे ढूंढ लो उसमें क्या ढूंढना है आपको, तो आप क्या करते? pr1.c को खोलते, उसमें कई लाख रिकॉर्ड होते, आप स्क्रॉल कर करके नीचे जाके अपने किसी रिकॉर्ड को ढूंढते और उसको मैनिपुलेट करते। है ना? तो फिर कंप्यूटर किस लिए खरीदा था जब काम मैनुअल करना है? मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने इस प्रोग्राम से pr1.c को खोलूंगा, और जब इसने उस फाइल को खोल ही लिया तो उसमें जितना भी डाटा है मैं लूप लगा के आगे ट्रैवर्स करके जा सकता हूँ, अपने मनचाहे रिकॉर्ड को इस प्रोग्राम की मदद से ढूंढ पाऊंगा, उससे मैनिपुलेट कर पाऊंगा, सारा काम मेरा आसान हो जाएगा। इसलिए आपको ये काम सिखाया जा रहा है। ठीक है, देखने के लिए नहीं है कि pr1.c को डबल क्लिक करके खोल के देख लें, वो तो आप देख ही सकते हैं, उसमें कौन आपको रोक रहा है। मगर बात मैनिपुलेशन की आएगी, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट होने हैं, कुछ रिकॉर्ड डिलीट होने हैं, कुछ रिकॉर्ड्स में सर्चिंग है, तो इन सब कामों के लिए व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ कंप्यूटर, व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ प्रोग्रामिंग पावर। जितनी अच्छी पावरफुल लैंग्वेज है उसको यूज करेंगे। अब देखते हैं प्रोग्राम क्या कर रहा है, मोटिव समझ में आ जाए तो फिर प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो ये बड़ा साधारण सा प्रोग्राम है, इसका काम है pr1.c वाली फाइल को रीड मोड में खोलना, रीडिंग के लिए खोलो और उसमें जो डाटा है वो स्क्रीन पे दिखाओ, ये इसका काम है। अब समझते हैं कैसे होगा। कोई स्पेशल हेडर फाइल की जरूरत नहीं है, हैश इंक्लूड stdio.h, और कुछ लोग वो conio.h भी लेते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये डबल कोड्स इस तरीके की लिखने की जरूरत नहीं है, आप एंगुलर ब्रैकेट लगाइएगा। ठीक है, कुछ लोग वॉइड मेन लिखते हैं, कुछ इंट मेन और कुछ मेन लिखते हैं, अलग अलग कंपाइलर्स पे इन सब में डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं। कुछ नहीं लिखोगे तो इट इज इंट मेन, कुछ कंपाइलर्स आपको रिटर्न जीरो के लिए कंपेल करेंगे। ठीक है, कुछ कंपाइलर कुछ नहीं बोलेंगे, वार्निंग देंगे सिर्फ। तो आप वॉइड मेन लिखने की हैबिट डाल लें, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली लाइन जो मेन के अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। FILE मैंने कहा था stdio.h के अंदर एक रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है जो आपकी फाइल की सारी इंपॉर्टेंट बातों को अपने अंदर स्टोर करा लेगा। हमें उस स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर बनाना हुआ करेगा। जब भी फाइल खोलनी होगी तो हमें FILE लिखना होगा और उसका एक पॉइंटर बनाना होगा। अगर आपको दो फाइल्स खोलनी है तो फाइल तो एक ही बार लिखोगे, *fp1 और *fp2 दो पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। चार फाइलें होंगी, चार पॉइंटर बनेंगे, पांच फाइलें होंगी, पांच पॉइंटर बनेंगे। अभी हमारे पास एक ही फाइल है तो हमने एक पॉइंटर बनाया है fp।
एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया है, बड़ी जल्दी समझ में आएगा क्यों लिया है, नीचे समझा देंगे आपको। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एफ ओपन फंक्शन लिखा है। हर बार इस फंक्शन को हम यूज किया करेंगे। इसके राउंड ब्रैकेट्स में हम इसे दो बातें बताएंगे। बात नंबर 1 है, कौन सी फाइल खोलनी है, हमें pr1.c को खोलना है। किस मोड में खोलना है, क्या चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि लिखना चाहते हो, रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंड मोड है, या रीडिंग राइटिंग दोनों करनी है, वो भी पॉसिबल होता है, आएंगे उस चीज पे भी। ठीक है, कई बार होता है उस एक ही फाइल को रीड कर रहे हैं, उसी में कुछ लिखना भी है, तो रीड राइट दोनों की जरूरत पड़ेगी, आर प्लस मोड में चले जाएंगे। बहुत सारे मोड्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे उनको। अभी तो सिर्फ रीडिंग करनी है। एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा, आपकी pr1.c वाली फाइल को ढूंढेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कहाँ पे ढूंढेगा, पाथ तो बताया नहीं है। तो सवाल ये है कि आप जब कंपाइलर पे काम करते हैं, आपने ये प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम को सेव किया होगा ना डॉट सी लगा के। कहाँ सेव किया आपने, अगर इसको बिन में सेव किया, आप कहते हैं मेरा ये प्रोग्राम बिन में सेव हो रहा है, तो वो इस वाली फाइल को भी बिन फोल्डर में ढूंढेगा। ठीक है, आपकी इस वाली फाइल को कहाँ पे ढूंढा जाएगा, bin नाम के फोल्डर में ढूंढा जाएगा। अब रीडिंग पर्पस के लिए खोल रहे थे, इस फाइल को ढूंढ रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये फाइल वहां पे हो ही नहीं। हम एक फाइल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम स्पेलिंग गलत लिखी है, या मान लीजिए ये ऑल टुगेदर फाइल इज मिसिंग, ये कभी बनी ही नहीं थी, है ही नहीं मेरे कंप्यूटर पे, तो क्या कभी ये एफ ओपन सक्सीड हो पाएगा, फिर तो एफ ओपन फेल हो जाएगा ना। तो हमारी ड्यूटी है कि हम चेक करें कि कहीं एफ इस पॉइंटर के अंदर नल तो नहीं आया। नल कब आता है, जब ये वाली फाइल नहीं मिलती है, जब ये रीड नहीं हो पाती है। ठीक है, रीड ना होने का कारण क्या हो सकता है, फाइल या तो मिसिंग हो, या ये स्पेलिंग ही गलत लिखी गई हो। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे नल लौटेगा। अगर नल आया है तो एक मैसेज दे देंगे, कैन नॉट ओपन फाइल, और एग्जिट कर जाएंगे। हम बोल देंगे कि हमारी फाइल ओपन नहीं हो पा रही है। अब जब फाइल ही ओपन नहीं हुई तो यहाँ खड़े होकर अब क्या करने वाले हो, अब तो एग्जिट कर जाओ प्रोग्राम को, ये मैसेज दो और एग्जिट करो, है ना। और इन केस ये फाइल ओपन हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो अब आपका काम क्या है, आपको अपनी फाइल से डाटा को उठाना है और स्क्रीन पे दिखाना है। तो मैंने क्या लिखा है, वाइल, उसके अंदर ब्रैकेट्स में 1 लिख दिया। अब आप कहेंगे ये क्या है, देखो 1 क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रू कंडीशन है। यूनिवर्सल ट्रू कंडीशन का क्या मतलब है, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक यहाँ पे फॉल्स ना आ जाए। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ट्रू बनी रहे। जब ये वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारा काम रुकेगा, अगर फॉल्स नहीं हो रही तो चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, देखो अंदर मान लिया कि निरंतर चलो जी, इनफाइनाइट चलो। इनफाइनाइट चल के क्या काम करो, एफ गेट सी फंक्शन। पहली चीज हमेशा याद रखना, जितने भी फाइल हैंडलिंग फंक्शंस आप देखेंगे उनकी शुरुआत में स्मॉल लेटर एफ जरूर लिखा होगा। मतलब ये पहचान है कि ये फंक्शन फाइल्स के साथ काम करने के लिए बना है। एफ गेट सी, एफ ओपन, एफ रीड, एफ राइट, एफ क्लोज, ये सारे फंक्शन एफ से शुरू होते हैं। तो एफ गेट सी क्या फंक्शन है, ये एक करेक्टर पढ़ता है, कहाँ से, फाइल से। गेट अ करेक्टर, गेट सी है ना, गेट अ करेक्टर फ्रॉम द फाइल। तो फंक्शन क्या मांगता है, भाई मुझे वो ठिकाना बताओ जहां पे फाइल है। तो मेरा फाइल का ठिकाना किसके पास है, मैंने पॉइंटर बनाया था ना एफपी, एफपी इज पॉइंटिंग टू माय फाइल। तो एफ गेट सी क्या करेगा, एफपी जहां पॉइंट कर रहा है वहां पे जो भी पहला अक्षर लिखा होगा उसको उठाएगा और इस सी एच नाम के वेरिएबल में डाल देगा। सी एच वेरिएबल कहा था ना, बाद में बताऊंगा, लिया था एक करेक्टर वेरिएबल। तो जो भी पहला अक्षर फाइल में मिलेगा वो सी एच में आ जाएगा। अब सोचो जरा, आंख बंद करके ये सोचना है कि ऐसा भी तो हो सकता है pr1.c फाइल के अंदर कुछ हो ही नहीं, ये एक एम्प्टी फाइल हो। तो एम्प्टी फाइल की शुरुआत में ही क्या लिखा होगा, एंड ऑफ फाइल, ईओएफ मिल जाएगा वहां। जैसे ही पहला अक्षर पढ़ा और ये पहला अक्षर ईओएफ निकल गया तो हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, कुछ है ही नहीं फाइल में, हम ब्रेक कर गए। और मान लीजिए ये एंड ऑफ फाइल नहीं है, वहां तो कोई पोएम लिखी हुई है, कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम होगा तो पहला अक्षर क्या मिलेगा, हैश इंक्लूड वाला हैश मिल जाएगा, तो ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे आएगा, प्रिंट एफ चलेगा और वो हैश स्क्रीन पे आ जाएगा। अब ये फाइल पॉइंटर ऑटो एडवांस होता है, इसे एफ पी प्लस प्लस नहीं करना होता। आपका फाइल पॉइंटर एफ गेट सी जैसे ही एक अक्षर को पढ़ता है, अपने पॉइंटर को ऑटो एडवांस कर देता है, वो अगले अक्षर के नीचे पहुंच जाता है। अगले अक्षर को पढ़ेगा, देखेगा क्या वो एंड ऑफ फाइल है, अगर नहीं तो प्रिंट करो। पढ़ते 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 जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, ईओएफ। जब ईओएफ आएगा तो ब्रेक चल जाएगा, जैसे ही ब्रेक चलेगा लूप बंद हो जाएगा। तो ये लूप जो इनफाइनाइट सा दिख रहा है, ये इनफाइनाइट सा नहीं है, ये फाइनाइट लूप है। जैसे ही फाइल में ईओएफ आएगा, एंड ऑफ फाइल वाला मार्कर आएगा,
आपका प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा, आप सारा डाटा स्क्रीन पे दिखा चुके होंगे, आपको एफ क्लोज एफ पी अपने पॉइंटर को बंद करना है। ओपन किया था, बंद करना ना भूलें। बंद करना भूलना एक गलत प्रोग्रामिंग हैबिट है। आपके छोटे प्रोग्राम में आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं, सर मैंने तो फाइल को बंद नहीं किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरी फाइल तो ठीक थी। तो बहुत अच्छी बात है, आप घर छोड़ के बाहर निकल गए और ताला लगा के नहीं आए हैं, क्लोज करके आना चाहिए था वैसे तो आपको, और आप वापस आके कह रहे हैं सर हम तो बिना ताला मारे चले जाते हैं, कुछ नहीं होता हमारे घर में। तो फिर मैं आपको क्या कहूँगा, मैं तो कहूँगा बेटा आप काफ़ी समझदार हैं, आप करते रहें ऐसा, फिर मैं क्या कहूँ, है ना। मतलब फाइल को जब ओपन करेंगे तो फाइल को क्लोज भी करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। अब जो स्लाइड्स मिस की थी उस पर वापस जाते हैं, देखिए पीछे चलते हैं। अभी हम कुछ चीज़ें स्किप करके आगे आए थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब ये देखो, ये डायग्राम आपको क्या समझा रहा है कि जब आप फाइल को रीडिंग मोड में खोलते हो तो रीडिंग मोड में ये ग्रीन क्या दिखा रहा है कि योर फाइल हैज सम डाटा, फाइल में डाटा है। जब फाइल में डाटा होगा तो ईयूएफ कहाँ पे होगा, सबसे आखिर में होगा। आपका फाइल पोजीशन रीडिंग में कहाँ पे शुरू होगा, इस पॉइंट से शुरू होगा, फाइल मार्कर पोजीशन एट बिगनिंग ऑफ द फाइल। तो रीड मोड में क्या होता है, इट ओपन्स द एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीडिंग। और राइट मोड की बात करते हो तो राइट मोड में तो आप पहली बार कोई नई फाइल बना रहे हो, तो नई फाइल में देखो ग्रीन कलर का डाटा नहीं है, नई फाइल की शुरुआत में ही ईओएफ पड़ा है, फाइल मार्कर पोजीशन यहाँ पे शुरुआत में है, ठीक है। नई नई फाइल बन रही है, डाटा आएगा तो ईओएफ इस तरफ राइट साइड को सरकता रहेगा। तो राइट में तो खाली फाइल होती है, ईओएफ जैसे जैसे डाटा भरता जाता है राइट साइड में सरकता जाता है एंड ऑफ फाइल, है ना। अपेंड मोड क्या कहता है, अपेंड मोड कहता है कि डाटा ऑलरेडी है, ईओएफ भी है जो कि लास्ट में है, और आपको लिखना कहाँ पे है, अपेंड इज एडिंग समथिंग टू द एंड। APPEND अपेंड जो होता है उसका क्या मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग फाइल के आखिर में जाके कोई चीज लिखो, तो फाइल मार्कर पोजीशन कहाँ होना चाहिए, आखिर पे होना चाहिए ना। तो रीडिंग मोड में शुरू में था, राइटिंग मोड में यहाँ पे था, तो अपेंड मोड में कहाँ होगा, इस जगह पे होगा, तो यहाँ पे आप कुछ लिखेंगे। तो अपेंड मोड, राइट मोड, रीड मोड अभी हमने डिटेल में पढ़ने हैं, अभी अच्छे से और पढ़ेंगे, तो सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको दिखाया। एडिशनली स्पीकिंग यू हैव अदर मोड्स आल्सो, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड और ए प्लस मोड भी होता है। आर प्लस रीडिंग राइटिंग दोनों करता है, डब्ल्यू प्लस रीडिंग राइटिंग दोनों करता है, अपेंड मोड भी रीडिंग राइटिंग दोनों करता है। तो आप कहोगे जब आर प्लस भी रीडिंग राइटिंग करता है, डब्ल्यू प्लस भी रीडिंग राइटिंग करता है, तो फिर आर प्लस बना देते तो डब्ल्यू प्लस क्यों बनाया। मगर दोनों में फर्क होता है जो नीचे यहाँ दिया है। आपके पास पहले क्या 3 मोड बताए मैंने, आर, डब्ल्यू और ए। आर इज ओनली फॉर रीडिंग, W is only for writing, A is only for append purpose. But in addition to these three, we have few more modes, R plus, W plus, A plus. R plus से चीज़ों को पढ़ा या लिखा जा सकता है, W plus से भी पढ़ा या लिखा जा सकता है, मगर दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये देखो, ये तो यहाँ लिखा हुआ है ना, ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, स्टार्ट्स एट द बिगनिंग, रिटर्न्स नल इफ अनेबल टू ओपन अ फाइल। मगर W प्लस में फ़र्क है, W प्लस का काम क्या है, ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पे नीचे दोनों का फर्क लिखा है। बोथ R प्लस एंड W प्लस वी कैन रीड एंड राइट on a file, but R plus does not truncate, delete the contents of the file, as well as it doesn't create a new file. R plus मोड क्या कर सकता है, देखो R plus मोड का काम क्या है, रीडिंग करना और राइटिंग करना। सपोज आपको राइटिंग करनी है, तो राइटिंग करने के लिए R प्लस मोड अगर आप लिखोगे तो राइटिंग करने देगा ना। मगर जरा सोचो कि आप जिस फाइल में राइटिंग करना चाहते हो वो फाइल है ही नहीं, तो क्या ये फाइल को बनाएगा, ये कभी भी फाइल को बनाएगा नहीं। ये राइटिंग तो करने देगा, मगर राइटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपकी फाइल एग्जिस्ट करती होगी। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आर प्लस मोड कह देगा सर मैं बनाऊंगा तो नहीं आपके लिए, बनी होती तो राइटिंग कर लेने देता। मगर डब्ल्यू प्लस मोड क्या कहता है, आप राइटिंग के लिए डब्ल्यू प्लस मोड यूज करेंगे तो रीडिंग तो ऑब्वियस सी बात है करने देगा ही देगा आपको। मगर ये क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो बना देता है। आर प्लस मोड फाइल को बनाएगा नहीं, आपको लिखने तो देगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, फाइल एग्जिस्ट करती है, फाइल मिल जाए, फाइल ओपन हो जाए तो लिख लो भाई, कोई बात नहीं, आपको लिखने देंगे हम। मगर अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये उम्मीद मत करो कि हम आपको फाइल बनाने देंगे, फाइल बनाने नहीं देंगे। और डब्ल्यू प्लस मोड क्या कहता है, फाइल नहीं होगी तो हम बना देंगे। तो ये बनाने वाला काम करना है कि ना बनी हो तो भाई बना देना, तो डब्ल्यू प्लस लिखेंगे आप। और आप कहते हो कि नहीं बनाना मत, एग्जिस्ट करती हो तो लिख देना मगर नहीं मत बना देना, तो फिर आर प्लस मोड लगा लीजिए। तो आपको कौन सा मोड चुनना है, कौन सा मोड नहीं चुनना है, एज अ प्रोग्रामर आपको इनके बीच का अंतर समझना है और खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है।
तो ये जैसे जैसे आगे आप प्रोग्राम्स देखते जाओगे थोड़ी और क्लैरिटी भी आपको मिलती जाएगी। बाकी थोड़ा आराम से बैठ के समझना पढ़ना आपको जरूरी है, फिर बाद में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एनीवे ये स्लाइड थी। फिर इस स्लाइड पे कुछ खास नहीं है। ऐप ओपन के बारे में बताया कि इट सर्व्स टू पर्पसेस, ये दो पर्पस सर्व करता है। एक तो ये कनेक्शन बना देता है फिजिकल फाइल और स्ट्रीम के बीच में। इट क्रिएट्स अ प्रोग्राम फाइल स्ट्रक्चर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इसका काम क्या है कि आपकी फाइल जो कि हार्ड ड्राइव पे होती है उसको उठाकर एक पॉइंटर से जोड़ता है जो कि मेन मेमोरी में है। तो मेन मेमोरी का हार्ड डिस्क के साथ कनेक्शन बन जाता है। ये कनेक्शन बनाने वाली बात फिजिकल फाइल के साथ स्ट्रीम का कनेक्शन बन जाता है। दूसरी चीज, जो इस फाइल की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स थी, वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके फाइल नाम के स्ट्रक्चर के अंदर लाके रख दी जाती है ताकि आप उसको यूज कर सकें। तो ये काम है आपके फाइल ओपन एफ ओपन फंक्शन का। मोर ऑन एफ ओपन की बात की जाए तो फाइल मोड टेल्स सी हाउ द प्रोग्राम विल यूज द फाइल। द फाइल नेम इंडिकेट्स द सिस्टम नेम एंड लोकेशन ऑफ द फाइल while we assign the return value of fopen to our pointer variable। ये जो यहाँ पे काम किया है तो ये इसके बारे में बता रहा है कि fopen कैसे चलता है। आप fopen में अगर आपकी फाइल myfile.txt उसी लोकेशन पे हो जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव्ड है, देखो प्रोग्राम आपको दिखाया था मैंने ये वाला, ये प्रोग्राम जहां भी सेव्ड है, अगर उसी लोकेशन से फाइल उठानी है तो ऐसे लिख दो नाम। ये pr1.c को कहाँ ढूंढेगा? उसी फोल्डर में ढूंढेगा जहां ये प्रोग्राम सेव्ड है। मगर आपको pr1.c किसी और लोकेशन पे पड़ी है और वहां से रीड करनी है तो उसके लिए फिर क्या कह रहा है, आप क्या काम कीजिए, ऐसे डबल स्लैश लगा के पाथ बता दीजिए। आप पूरा पाथ बता सकते हैं कि आपको कौन सी फाइल और किस जगह से पढ़नी है। मान लो पेन ड्राइव में पड़ी है फाइल, तो पेन ड्राइव से पढ़ना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको दो फॉर्मेट दिखाए हैं ऐप ओपन के कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। पाथ बताना जरूरी नहीं होता, मगर अगर आपकी लोकेशन अलग है फाइल की जहां से आप पढ़ना चाहते हैं, किसी स्पेशल लोकेशन पे रखी है वो फाइल, तो यू कैन स्पेसिफाई द पाथ आल्सो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप फाइल को ओपन करते हैं फॉर राइटिंग पर्पस, तो राइटिंग पर्पस के लिए क्या होगा, आपकी माई डाटा डॉट टी नाम की फाइल जो कि फिजिकल फाइल है, एक हार्ड डिस्क पे जो होती है, उसको स्ट्रीम के साथ जोड़ना होगा ताकि स्ट्रीम में डाटा, जो डाटा आपके कीबोर्ड में उससे आप उस फाइल तक पहुंचा सके। राइटिंग करने आए हो ना, तो डाटा कहाँ पे होगा, कीबोर्ड से जनरेट होगा। आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे, वो डाटा आपके फाइल पॉइंटर से होता हुआ इस स्ट्रीम से बहता हुआ कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क पे जाएगा और फाइल में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ जो फाइल पॉइंटर बनाया है एसपी डाटा, ये रहा देखो फाइल पॉइंटर, ये फाइल पॉइंटर आपकी माई डाटा डॉट डी नाम की फाइल को पॉइंट कर रहा है। आप इसमें चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ डायग्राम है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एक राइट ऑपरेशन के दौरान एक्चुअली काम क्या होता होगा। तो राइटिंग में कीबोर्ड से डाटा जनरेट होगा, फाइल में जाके लिख दिया जाएगा, और रीडिंग में उल्टा काम होगा, हार्ड डिस्क से पढ़ेंगे, स्क्रीन पे लाके दिखा देंगे। तो जब पढ़ते हो तब कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती, स्क्रीन पे आता है डाटा, है ना, तो कीबोर्ड की जगह डिस्प्ले आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा। क्लोजिंग ऑफ फाइल मैंने बताया बहुत जरूरी है, इसको जरूर कीजिएगा। आप क्लोज ऐसे नहीं करेंगे तो आपको कोई खास फर्क दिखने वाला नहीं है, आपके छोटे मोटे प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं आती है। मगर स्पेशली कहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, जब आपकी फाइल आप किसी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज को ओपन करके यूज करते हैं और उन्हें अनक्लोज छोड़ाते हैं, तो वो करप्ट हो सकती हैं। इसलिए फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्लोज जरूर करें। ये प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, रीडिंग कैसे कर रहा था। इस प्रोग्राम में और इसमें कोई फर्क है क्या, देख लेते हैं। देखिए ये एक प्रोग्राम है जिसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे चीज़ों को। ये प्रोग्राम एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, फाइल कॉपी प्रोग्राम। फाइल कॉपी प्रोग्राम का क्या काम है मैं बता देता हूँ आपको। आपके पास एक प्रोग्राम फाइल है जिसका नाम है pr1.c। मैं चाहता हूँ इस pr1.c में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं रीड करूं और इसके हर डाटा एलिमेंट को मैं एक नई फाइल बना के उसमें कॉपी कर दूं। कॉपी पेस्ट कैसे करते हो, जब आप नॉर्मल नोटपैड पे काम करते हो तो आप कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं चीजों को, आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, कट पेस्ट करना है तो कंट्रोल एक्स लगाते हैं। मगर यहाँ पे वो काम उस तरीके से काम हमें नहीं करना, कर तो वो भी सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक फाइल को ओपन करो, कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट करो, कॉपी करो और दूसरे में जाके पेस्ट कर दो। हमें वो काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये कॉपी पेस्ट के लिए एक प्रोग्राम लिखना है, फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम, जो pr1.c को पढ़ेगा और एक नई फाइल जो कि pr2.c होगी उसको बनाएगा और उसमें लिख देगा। तो अब आपको कितनी फाइलों के साथ काम करना है, दो फाइलों के साथ। एक pr1.c जो कि सोर्स है जिसमें डाटा होगा, pr2.c जिसमें डाटा नहीं है, उसको आपने क्रिएट करना है। तो सिंस यू नीड टू फाइल्स,
आई हैव क्रिएटेड 2 पॉइंटर्स, fs यानी इस फाइल का सोर्स, ये टारगेट फाइल पॉइंटर जो कि टारगेट फाइल का होगा, सोर्स से पढ़ूंगा, टारगेट में लिखूंगा। तो सोर्स से किसको पढ़ना है? pr1.c को पढ़ना है। पढ़ना है मतलब कौन सा मोड? रीडिंग मोड। आपने फाइल खोली, हो सकता है pr1.c हो ही नहीं हार्ड डिस्क में। अब कुछ बच्चे जो इस प्रोग्राम को कॉपी करके अपने घर में चलाएंगे, उनको ये दिमाग लगाना चाहिए कि क्या आपके कंप्यूटर पे आपने कभी pr1.c बनाई है? बनाई होगी तो चल जाएगा, चांसेस हैं कि शायद कभी pr1.c नाम की फाइल आपने ना बनाई हो, तो उस केस में आपकी रीडिंग तो फेल हो जाएगी। तो जब रीडिंग फेल होगी तो एफएस में क्या आएगा? नल। तो हम क्या बोल देंगे? सोर्स फाइल ही नहीं खुल रही, कैनॉट ओपन सोर्स फाइल। सो व्हेन यू आर अनेबल टू ओपन द सोर्स फाइल, इज देयर एनी पॉइंट मूविंग अहेड? आगे जाके क्या करोगे? कॉपी का प्रोग्राम था, सोर्स फाइल है ही नहीं है, तो राइटिंग करने का तो कोई सेंस नहीं, एग्जिट कर जाओ प्रोग्राम से, बंद करो प्रोग्राम को। और अगर ये नल नहीं है, मतलब ये फाइल खुल गई है, मतलब pr1.c एग्जिस्ट करती है, तो अब अगली फाइल को खोलने की कोशिश करो जिसको लिखना चाहते हो। तो आप क्या लिखोगे? pr2.c नाम की फाइल को राइट करना है। अब बहुत ध्यान से सुनना चीज को। pr2.c अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी बनी हुई होगी तो ये ओवरराइट होने वाली है बिना किसी वार्निंग के। ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप W मोड से फाइल में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो वो देखता है कि क्या हार्ड ड्राइव के ऊपर pr2.c है उस फोल्डर में। अगर ये होगी तो ये बिना वार्निंग के ओवरराइट हो जाएगी, इसके पुराने कंटेंट चले जाएंगे, अब जो कुछ नया आप लिखोगे वो आ जाएगा इसमें। और अगर ये नहीं होगी तो ये बना दी जाएगी, होगी तो ओवरराइट, नहीं होगी तो बना देंगे। अब जब बनाने की बात आएगी तो टारगेट फाइल आप बना रहे हो, तो बनाते समय टारगेट फाइल बनना फेल भी तो हो सकता है। अब आप कहोगे फेल कैसे हो जाएगा? भाई आप राइटिंग करना चाह रहे हो, आपकी हार्ड डिस्क राइट प्रोटेक्टेड है, आपकी पेन ड्राइव में राइटिंग परमिशंस नहीं है, तो क्या राइट कर पाओगे? तो एफटी तो नल आएगा ना। या हार्ड डिस्क पे जगह ही नहीं है, कई बार होता है इनसफिशिएंट स्पेस इन द मेमोरी, पेन ड्राइव में जगह ही नहीं बची, आप फाइल राइट करने की बात कर रहे हो, तो उन दोनों केसेस में एफटी भी नल आ सकता है। अगर एफटी नल आ जाए तो क्या बोल देंगे? कैन नॉट ओपन टारगेट। अब टारगेट नहीं खुल पा रही, सोर्स तो खुल गई मगर टारगेट नहीं खुल पा रही है, तब भी आप एग्जिट ही करोगे और क्या करोगे? आपका यहाँ पे खड़े रहने का कोई सेंस ही नहीं है। सोर्स खुल गई है, टारगेट राइट नहीं हो पा रही, तो यहाँ खड़े रह के क्या करेंगे? एग्जिट कर जाइए। और अगर ये भी नल नहीं आया, ना ये नल है ना ही ये नल है, मतलब ये भी फाइल खुल गई है और ये भी फाइल खुल गई है, तो अब काम क्या करना है सर? इसके डाटा को पढ़िए, इसमें लिखिए। तो एक इनफाइनाइट सा लिखने वाला लूप लगा लीजिए फिर से। सोर्स फाइल का पॉइंटर क्या है? fs। तो fget c से fs जहां पे पॉइंट कर रहा है, उस सोर्स लोकेशन से जो पहला अक्षर है, उस पहले अक्षर को ch में उठा के ले आओ, और देखो अगर वो एंड ऑफ फाइल है तो ब्रेक कर जाओ, और अगर डाटा है, एंड ऑफ फाइल नहीं है, डाटा आ गया है, डाटा आ गया तो f put c से लिख दो। fget c से पढ़ते हैं fs वाली जगह पे, और f put c क्या कहता है? मुझे दो चीजें दे दो, एक तो डाटा जिसमें भरा हुआ है कंटेनर ch, मुझे वो ch दे दो, और कॉमा लगा के उस पॉइंटर का नाम दे दो जहां पे मुझे चीजें लिखनी है। तो लिखने वाला पॉइंटर कौन सा था? ft, तो मैंने ft दे दिया। अब ये लूप चलता रहेगा, fs से डाटा ch में आएगा और f put c से वो ft में लिख दिया जाएगा। तो सोर्स से आ रहा है, टारगेट में जा रहा है, जो सोर्स से आता है वो ch में आता है, जो कुछ ch में आया है उसे टारगेट में लिख देते हैं। फंक्शन क्या यूज हो रहा है? fget c, f put c। ये करेक्टर रीडिंग वाले फंक्शंस हैं। ये फाइल को एक एक अक्षर करके पढ़ेंगे, एक एक अक्षर करके लिखेंगे, बहुत स्लो फंक्शंस हैं और इन्हें हम आगे यूज नहीं करने वाले हैं। रियल लाइफ में हम इन्हें यूज नहीं करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं इसलिए आपको पढ़ाए। ठीक है, तो एक एक अक्षर पढ़िए और एक एक अक्षर लिखिए, लूप चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए। जब सोर्स फाइल का डाटा खत्म हो जाए तो ब्रेक कर जाइए, लूप बंद हो जाएगा। जब लूप बंद हो जाए तो मतलब फाइल लिखी जा चुकी है। जब फाइल लिखी जा चुकी है तो क्लोज करिए दोनों फाइल्स को, ये आपकी ड्यूटी है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइल का कॉपी प्रोग्राम जो होता है, ये कई बार एग्जाम में आता है, इसमें तो यही कुछ था। तो इसमें पढ़ाने के लिए तो यही है आपको, आपके लिए। अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं पहले आप वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पीछे से सारी चीजें दिखा देता हूं कि हमने आपको क्या क्या बताया। फाइल की डेफिनेशन बताइए बेटा, इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हो। एनीवन? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड?
अरे कोई फीडबैक तो दे दो बेटा। सर एस समझ में नहीं आ रहा। बेटा इस वाली स्लाइड पे कोई चीज जो समझ में ना आई हो पहले तो वो पूछें आप। नेटवर्क इशू भी है और आवाज नहीं आ गई। चलो, इसमें बताया था बेसिक ऑपरेशंस ये 6 ही होते हैं, फाइल को खोलना पढ़ना ये सब काम है फाइल हैंडलिंग में। तो इस स्लाइड पे कुछ खास है नहीं है जो आपको पूछना हो। इस स्लाइड में भी वही 4 स्टेप में बताया कि फाइल स्ट्रक्चर से पॉइंटर को जोड़ते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, रीडिंग राइटिंग करके क्लोज कर देते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं था। ये फाइल स्ट्रक्चर की बात थी। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। ये एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है, stdio.h में डिफाइंड है। आप इस स्ट्रक्चर के अंदर फाइल की वाइटल स्टैटिस्टिक्स को स्टोर करते हैं। यहाँ पे कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नहीं है। कुछ कॉमन फंक्शंस के नाम लिखे हैं जो हम यूज करने वाले हैं। एफ ओपन एफ क्लोज आप देख चुके हो, ये वाले आगे आपको अभी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएंगे। ये दो तो नाम से क्लियर है, फाइल से पढ़ना फाइल में लिखना। एफ सीक और एफ टेल क्या होता है, फाइल पॉइंटर के लिए होगा। मान लो कोई कहता है 10वां रिकॉर्ड पढ़ो, तो मतलब शुरू के 9 तो नहीं पढ़ने ना, सीधे 10वां रिकॉर्ड पढ़ने को बोल दिया। तो एफ सीक से पॉइंटर को आगे ले जाना है। अपने फाइल पॉइंटर को क्या कहना है, 9 रिकॉर्ड आगे जाओ, 10वें रिकॉर्ड की शुरुआत में पहुंचो। ठीक है। एफ टेल क्या करता है, पॉइंटर से ये पूछना भाई कहाँ खड़े हो, बताओ कौन से रिकॉर्ड पे खड़े हो आप। तो एफ टेल से वो पता कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आगे आने वाले हैं, अब देखेंगे वहां पे। रीड राइट अपेंड मोड आपको बताए 3 बेसिक मोड्स हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाया आपको। फिर उसके बाद बताया आर डब्ल्यू ए के अलावा आर प्लस डब्ल्यू प्लस और ए प्लस भी होता है। ये तीनों ही मोड रीडिंग राइटिंग दोनों करने देते हैं आपको। मगर सवाल यह है कि आर प्लस मोड फाइल एग्जिस्ट करती है तो राइटिंग करने देगा, फाइल को बनाएगा नहीं। डब्ल्यू प्लस फाइल नहीं होगी तो बना देगा। आर प्लस फाइल बनाता नहीं है, होगी तो राइटिंग करने देगा। ये इतना सा फर्क है। और ये प्लस मोड के बारे में आपको बताया ही है, आप रीडिंग राइटिंग कर ही सकते हैं अपेंड करते वक्त। तो राइटिंग की ही बात होती है, आप इसमें कर लीजिए अपेंड। तो रीडिंग करनी है रीडिंग कर लीजिए। हाँ जी सर, अगर हमें फाइल के कंटेंट को ओवरराइट नहीं करना, उसके आगे से कंटिन्यू करना है, तब कैसे करेंगे? आपको ओवरराइट नहीं करना, अपेंड करेंगे ना आप, आगे से कंटिन्यू करना है तो। ओके अपेंड सर। मोड इसीलिए दिया है आपको। अच्छा, फिर एफ ओपन के बारे में बताया, फाइल का नाम बताओ, मोड ऑफ ओपनिंग बताओ। नाम बताते समय आप पूरा पाथ भी बता सकते हो। मोड में क्या होगा, आर होगा, डब्ल्यू होगा, ए होगा, या आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस, यही मोड है आपके जो आप लिखते हैं। एफ ओपन से फाइल खुल जाती है, फाइल पॉइंटर में फाइल का पता आ जाता है। फाइल पॉइंटर एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली एडवांस होता रहता है जैसे जैसे आप फाइल को पढ़ते जाते हैं। इसे प्लस प्लस करके आगे नहीं भेजना होता, ये ऑटो एडवांस हो जाता है। दो आपको फॉर्मेट दिखा दिए। आपकी फाइल उसी फोल्डर में हो तो आप सीधे फाइल का नाम लिखिए, आपकी फाइल अलग ठिकाने पे हो तो आप ऐसे काम करिए। ठीक है। ये भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि राइटिंग करते समय कीबोर्ड से डाटा जो जनरेट होता है वो स्ट्रीम से हार्ड डिस्क में फिजिकल फाइल तक कैसे पहुंचाया जाता है। उसका एक छोटा सा डमी कोड यहाँ पे दिखाया गया है आपको, कुछ स्पेशल नहीं है। एफ क्लोज इंपॉर्टेंट होता है, बोला है ये जरूर किया करिए, बिना इसके भी प्रोग्राम तो चली जाएंगे आपके, मगर वो अच्छी हैबिट नहीं होगी। सर ये प्रोग्राम, हाँ जी बेटा। सर फाइल तब राइट होती है ना जब बफर क्लोज होता है एफ क्लोज से, या फिर हम पुट सी करते हैं तभी राइट हो जाती है? नहीं, राइट हो जाती है फाइल, राइट तो हो जाएगी वो फाइल। सर मतलब रियल टाइम पे चेक करेंगे तो आगे का कैरेक्टर। हाँ, बिना एफ क्लोज के भी मिल जाता है कंटेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना, वो बफर को थोड़ी थोड़ी देर में फ्लैश आउट करता है। आपके बफर से जो डाटा आया, मेन मेमोरी में जो डाटा अप्लाई हो, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी थोड़ी देर में उसको हार्ड डिस्क पे पहुंचाता रहता है। वो ऑटो सेव करता है, मगर उसके भरोसे नहीं चलना चाहिए। अगर आप एफ क्लोज प्रॉपर नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड लिखे हुए मिल जाए और कुछ उड़ दें। तो माल प्रैक्टिस जो होती है, पुअर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, उससे बचना है। एफ क्लोज करते हो तो सिग्नल जाता है कि बफर की एक एक चीज को अब प्रॉपरली लिख दो जी, क्योंकि हम तो फाइल बंद कर रहे हैं। वही राइट वे होता है। वरना क्या होगा, कुछ पोर्शन लिखा होगा, कुछ पोर्शन लिखा ही नहीं होगा, और बीच में अचानक से लाइट चली गई तो फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के भरोसे जो बैठे थे अब वो भगवान भरोसे है। डाटा हो सकता है आपने सारे रिकॉर्ड लिखे, एक भी ना दिखे वहां पे, और हो सकता है कुछ दिखे और कुछ ना दिखे। तो ऐसा रिस्क ना लें।
सर यानी राइटिंग में ज्यादा इम्पोर्टेंस है एफ क्लोज की। कह सकते हो, रीडिंग में भी होती है बेटा, राइटिंग में भी होती है। रीडिंग में भी स्ट्रीम करप्ट हो सकती है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, दोनों में ही इंपॉर्टेंस है। देखो आपने सबने देखा कंप्यूटर में ना, घर में हम लोग यूपीएस लगाते हैं। वो यूपीएस हम क्यों लगाते हैं? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको कहते हो। विंडोज के साथ में क्या है, विंडोज क्या करता है, आपकी जब आप सिस्टम बूट करते हो तो आपकी हार्ड डिस्क वाली जो व्हाइट कलर की एलईडी या रेड कलर की जो एलईडी होती है वो लगातार जलती है। जब आप सिस्टम शट डाउन करते हो तब भी वो लगातार जलती है। मगर जिस दौरान कंप्यूटर बीच में काम कर रहा होता है तब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जलती है, लगातार नहीं जलती। आप जब शट डाउन करते हो तो गड़गड़ गड़गड़ शुरू हो जाती है, हार्ड डिस्क में एकदम सब लिखने लग जाता है। आप बूट करते हो तब भी गड़गड़ाहट सी होती है। अगर आपके पास डेस्कटॉप होगा तो आपने जरूर फील किया होगा ऐसा। आपको एलईडी लगातार ब्लिंक होता हुआ दिखेगा कि हार्ड डिस्क पे कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है। मगर जब सिस्टम पे काम करते हुए काफी देर हो जाती है तो फिर क्या होता है, आपकी लाइट कभी जलती है कभी नहीं जलती है। सवाल ये कि लाइट जलना क्या इंडिकेट करता है? लाइट जलना ये इंडिकेट करता है कि हार्ड डिस्क पे कुछ लिखा गया, अभी अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्ड डिस्क पे कुछ लिखा है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी देर में लाइट ब्लिंक होती हुई आपको दिखेगी। अब सवाल ये है कि वो लाइट जो ब्लिंक हो रही है उसमें क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी थोड़ी देर में आपके मेन मेमोरी के डाटा को सेव करता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में सेव करता रहेगा। चाहे वो एमएस वर्ड की फाइल क्यों ना हो, कोई भी फाइल हो, वो ऑटो सेव होती रहती है, ठीक है। अब यूपीएस का काम क्या होता है? यूपीएस से कहता है जब लाइट जाती है तो वो एक बजर साउंड देता है आपको। बजर साउंड देके वो क्या बताता है कि मैं इस समय पावर बैकअप पे जा चुका हूँ, पावर सप्लाई जा चुकी है, काम को सेव कर दीजिए, यानी मशीन को शट डाउन कीजिए। मशीन को शट डाउन करने पे क्या होगा, आप एक ऐसी कमांड फायर कर देंगे। जब आप शट डाउन करते हैं तो एक कमांड जाती है कि जितना भी बफर में पड़ा हुआ डाटा है, जो अनरिटन डाटा है, जो अभी राइट होना बाकी था, उसको फटाफट हार्ड डिस्क पे लिखो क्योंकि मशीन बंद होने वाली है। तो एफ क्लोज का काम भी कुछ कुछ उसके जैसा ही मिलता जुलता है। ये क्या कहता है कि जो कुछ भी बफर में है उसको परमानेंटली राइट कर दो, उसको सेव कर लो, क्योंकि अब ये फाइल बंद होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों की हैबिट क्या होती है, वो यूपीएस पे भी काम करते रहेंगे और अभी ऐसे बैठे रहेंगे, चलते रहेंगे, और अचानक से फिर मशीन एकदम से बंद हो जाएगी। पावर गई और मशीन बंद, पावर बैकअप गया, मशीन बंद होगी। तो क्या होगा कि अब आप वल्नरेबल स्टेट पे हो सकता है कि आपका लास्ट राइट चला हो, सिस्टम ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने चलाया और आपका फाइल सेव हो गया हो, और ये भी हो सकता है कि अब कुछ भी सेव ना हो, जब आप वापस चेक करें तो सब गया। आप कहेंगे अच्छी खासी फाइल खोली थी, क्या हो गया, मैंने तो डाटा लिखा था काफी देर से। तो रिस्की काम नहीं करें। सही प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि एफ क्लोज को जरूर चलाएं, चाहे रीडिंग हो या राइटिंग हो, कोई भी पर्पस क्यों ना हो। आपने स्ट्रीम ओपन की है, क्लोज भी आप ही करिए, वरना आप वल्नरेबल प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, वल्नरेबल स्टेट में जाएगी मशीन। So now let us look at string input output operations on file handling. तो फाइल हैंडलिंग में स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट आउटपुट क्या है? अभी पिछले सेशन पे आपने देखा, फाइल से चीजों को कैरेक्टर बेस्ड मोड में एफ-गेट-सी और एफ-पुट-सी से कैसे पढ़ते हैं। तो उसमें जो कुछ भी आप देख रहे थे उसमें एक अक्षर हम पढ़ते थे और एक कैरेक्टर हम स्क्रीन पे दिखाते थे, वो कैरेक्टर बेस्ड फंक्शंस थे। मगर कैरेक्टर बेस्ड फंक्शंस काफी स्लो होते हैं, उसकी जगह अब हम क्या देखेंगे, वो फंक्शंस देखते हैं जो एक स्ट्रिंग एट अ टाइम पढ़ेंगे और एक स्ट्रिंग एट अ टाइम डीलिंग करेंगे। तो स्ट्रिंग बेस्ड बात आ गई है। तो देखते हैं क्या है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको कीबोर्ड से स्ट्रिंग्स टाइप कराएगा, और जितनी भी स्ट्रिंग्स आप टाइप करते जाएंगे वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स एक फाइल में लिख के दिखाएगा आपको। तो मान लीजिए किसी के दिमाग में कोई पोएम या कोई पैराग्राफ है जो वो आप टाइप कराना चाहते हैं और उसको आप एक फाइल में लिखना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम की मदद से उस काम को कर पाएंगे। मैं फिर बता दूं आपको, जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि सर पोएम को लिखने के लिए तो मैं एमएस वर्ड खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ, और एमएस वर्ड या नोटपैड में डायरेक्टली जाके भी वहाँ मैं पोएम टाइप करके सेव कर सकती हूँ, सो व्हाई आई नीड अ प्रोग्राम। तो आप अपनी जगह सही है, मगर सवाल ये उठता है कि जीवन भर आपको पोएम तो नहीं कोई लिखवाएगा ना। सवाल ये है, मैं आपको काम क्या देता हूँ, मैं आपको काम ये देता हूँ कि आपको स्टूडेंट नेम्स हैं वो आपको एक फाइल में लिखने हैं। देयर आर 3000 स्टूडेंट्स participating in an event, you need to store their names and their course in a file। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग करनी है। अब भी आप कहते हो मैं एमएस वर्ड में लिखूं, तो भाई एमएस वर्ड में लिख तो दोगे, बाद में सर्चिंग और रिट्रीवल के लिए कहाँ सर्च करते रहोगे कंट्रोल एफ मार मार के, है ना। तो हम ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, हम फाइल हैंडलिंग से फाइल लिखेंगे ताकि जब उसमें स्ट्रिंग्स आ जाएं तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि प्रोग्रामिंग की पावर आपके पास है। तो देखते हैं काम कैसे होना है। जैसा कि पहले पिछले सेशन में भी आपको बताया,
कोई स्पेशल हेडर फाइल्स की जरूरत नहीं है। प्रोसेस डॉट एच तो एग्जिट 0 के लिए ली गई है, सिस्टम से एग्जिट करना हो तो आप प्रोसेस डॉट एच की जरूरत पड़ती है। बाकी पहला स्टेटमेंट आपको बताया था, जब भी फाइल हैंडलिंग की जरूरत हो तो पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में आपको कितनी फाइल्स के साथ काम करना है, वेदर यू नीड टू डील विथ वन फाइल और देयर आर मल्टीपल फाइल्स। इस क्वेश्चन में मुझे अपने डाटा को एक फाइल में लिखना है। कितनी फाइल? एक फाइल। तो मैंने कितने पॉइंटर बनाए हैं? सिर्फ एक बनाया है। एक से ज्यादा फाइल होती तो उतने पॉइंटर बनते, 4 फाइल के 4 पॉइंटर, 5 फाइल के 5 पॉइंटर बना लेता। मेरे पास एक ही फाइल है, मैंने एक पॉइंटर बनाया। अब ये आप देखिए, एक बड़ी सी स्ट्रिंग ली गई है, कैरेक्टर एरे है, नाम उसका एस है, उसमें कितने अक्षर हैं? 80 अक्षर है, 80 अक्षर, मतलब बड़ी सी पोएम के लिए इतना बड़ा एक कैरेक्टर एरे ले लिया मैंने। और मैंने क्या काम किया, एक poem.txt नाम की फाइल में लिखना चाहता हूँ, तो लिखना चाहता हूँ के लिए मोड क्या होना चाहिए? W मोड। अब क्या होगा, poem.txt नाम की फाइल अगर आपकी हार्ड ड्राइव पे ऑलरेडी होगी तो बिना वार्निंग के ओवरराइट हो जाएगी, और इनकेस ये नहीं होगी तो बना दी जाएगी। राइट मोड में क्या काम होता है, अगर फाइल पहले से होती है तो ओवरराइट कर दी जाती है, और अगर ये फाइल नहीं होती है तो बना दी जाती है। सवाल ये आता है कि कहाँ पे, किस ठिकाने पे, तो ये पूरा प्रोग्राम कहाँ रखोगे? ज्यादातर स्टूडेंट्स को हैबिट होती है अपने प्रोग्राम को बिन फोल्डर में डाल देने की, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको बिन में डाल रहे हो तो ये फाइल भी बिन में ही बनेगी। अदरवाइज पाथ बताओ कहाँ बनवानी है, आप पूरा पाथ लिख के भी बता सकते हो। तो ये अभी poem.txt को उसी फोल्डर में बना देगा जहां पे ये फाइल एक्चुअली सेव्ड है। ठीक है। अब बनाने के बाद क्या होता है, जब आप फाइल को लिखने की कोशिश करते हैं, नई फाइल को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपकी ये कोशिश फेल हो जाती है। फेल होने का कारण ये होता है कि आप राइट करने गए थे मगर डिस्क राइट प्रोटेक्टेड निकल गई, डिस्क पे लिखना अलाउड ही नहीं है। तो अब डिस्क पे लिखना अलाउड ही नहीं होगा तो एफपी में क्या आएगा? नल आ जाएगा, फाइल नहीं लिख सकते। या डिस्क पे जगह ही नहीं है, डिस्क डैमेज्ड है, तो इन सब केस में एफपी में नल आने का चांस रहता है। तो एक अच्छे प्रोग्रामर को चाहिए कि वो चेक कर ले कि अगर एफपी में नल आ गया है तो भाई एग्जिट कर जाओ, आगे कुछ होने वाला नहीं है, फाइल लिखी नहीं जा सकती। और एफपी में अगर नल नहीं आया तो फिर कदम आगे बढ़ाते हैं। फिर यूजर को क्या बोलते हैं, यूजर को बोलेंगे भाई शुरू हो जाओ, डाटा टाइप करना शुरू करो, नाम है, पोएम है, क्या चीज है, टाइप करो। जो कुछ आप टाइप करते जाओगे मैं उसको अब जाके फाइल में लिखने का काम शुरू कर दूंगा। ये काम हमें करना है। तो इस काम के लिए देखिए यहाँ पे वाइल लूप लगाया। इस वाइल लूप में मैंने अंदर क्या लिखा है इसको जरा थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, तो मतलब strlen के लिए string.h भी इंक्लूड कर लेना ऊपर, नहीं strlen चलेगा नहीं। बातों को याद रखना जरूरी है, नहीं तो बाद में कहोगे कोड नहीं चलता। कोड कहाँ से चलेगा? strlen स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने का जो फंक्शन यहाँ लिखा है वो string.h में होता है, उसे इंक्लूड करेंगे। क्यों लिखा है अभी बता देते हैं। जरा रिकॉल कीजिए गेटस किस लिए होता था। तो आपको स्ट्रिंग्स पढ़ाते समय बताया कि जब भी कोई स्ट्रिंग रीड करनी होती है तो उसको स्कैनफ से नहीं गेटस से रीड करना चाहिए, और गेटस stdio.h का फंक्शन है। मैं कौन सी स्ट्रिंग रीड की बात कर रहा हूँ? ये जो 80 कमरों का एरे बनाया था उसको रीड करना है ना मुझे। और रीड करते वक्त मैंने क्या लगाया है, जब तक मेरे द्वारा डाली गई स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर देन 0 आ रही है तब तक कुछ होना है। फिर से समझो, मान लो मैंने ये लिखना है, शाइनिंग एंड ब्राइट दे आर फॉर एवर सो ट्रू अबाउट डायमंड्स मोर सो ऑफ मेमोरी स्पेशली योर्स। तो मैं सबसे पहले जब टाइपिंग शुरू करूंगा तो मैं पहली स्ट्रिंग क्या डालूंगा? शाइनिंग। ठीक है। एंड ब्राइट दे आर फॉर एवर कॉमा, फिर मैं एंटर मारूंगा तो मेरी पहली जो स्ट्रिंग आएगी वो इतनी लंबी सी स्ट्रिंग आ जाएगी ना भाई। जब तक मैं एंटर नहीं मार रहा हूँ वो एक ही स्ट्रिंग मानी जाती है, एंटर मारने पे स्ट्रिंग ब्रेक होती है ना। तो मेरी स्ट्रिंग में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिन लेना कितने हैं। मान लो 45 है। तो मेरी इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी? जो पहली लाइन लिखी है इसकी लेंथ मान लीजिए 45 आएगी। 0 से तो बड़ी है ना, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ गेटस इज ग्रेटर देन 0 ना। तो क्या कह रहा है कि भाई इस स्ट्रिंग को फाइल में लिखो, इस स्ट्रिंग को फाइल में लिखो। ये कैसे लिखते हैं अभी बता दूंगा, इसको इस यहाँ ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के करना क्या है, ये जो पहली लाइन हमने टाइप करी है जिसमें 40-50 अक्षर दिख रहे हैं, जितने भी हैं गिन लेना आप, है ना, 40 है 50 है आप गिन लेना। जितने भी अक्षर हैं वो 0 से तो ज्यादा है, तो उस स्ट्रिंग को हमें लिखना है। फिर एंटर मार दिया तो अगली स्ट्रिंग आएगी, सो ट्रू अबाउट डायमंड्स, इसमें भी मान लो 20-25 अक्षर हैं, ये भी फाइल में लिखने हैं। सो मोर सो ऑफ मेमोरीज, इसमें भी कुछ अक्षर हैं 20 अराउंड, तो ये भी लिखने हैं। स्पेशली योर्स एक्सक्लेमेशन साइन, इसमें भी कुछ अक्षर हैं वो भी लिखने हैं। फिर क्या होगा, जब आप यहाँ पे एंटर मारोगे तो आप अगली लाइन पे चले जाओगे, अगली लाइन पे दोबारा से एंटर मार देना।
एक एंटर तो देखो यहाँ पे एंटर मारा तो यहाँ आ गए, एंटर मारा अगली लाइन पे आ गए, एंटर मारा अगली लाइन पे आ गए। अब जहाँ यहाँ एंटर मारोगे तो अगली लाइन पे आ जाओगे ना। जहाँ आते ही कुछ टाइप मत करना, एक बार और एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे एक और एंटर प्रेस करोगे, आपकी एक स्ट्रिंग इंसर्ट हो जाएगी जिसकी लेंथ कितनी होगी, 0। आपके लूप को कब रुकना था, जब मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 0 आ जाए। तो ये डाटा कब तक पढ़ता रहेगा आपसे, ये लाइनें जो टाइप हो रही हैं ये कब तक होती रहेंगी, जब तक कि आप 2 बार एंटर लगातार ना मार दें। एंटर के बाद एंटर मारते ही एक ऐसी स्ट्रिंग इंसर्ट हो जाएगी जिसकी लेंथ 0 हो जाएगी और रीडिंग बंद हो जाएगी। तो ये रीडिंग कब तक चलने वाली है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन चल के मैंने यहाँ एंटर के बाद एंटर मारा, रीडिंग बंद। अगर मैं फिर से यहाँ कुछ टाइप करता तो वो टाइपिंग लेता रहता। तो ये मुझे ध्यान देना है कि मुझे अपनी रीडिंग को कब रुकवाना है। जब भी रुकवाने का मन कर जाए तो 2 बार एंटर मार देना, तभी रुकेगा ये प्रोग्राम। अब सवाल ये है कि जो सबसे पहली स्ट्रिंग टाइप हुई थी वो किस में आई थी, एस में आ गई थी ना। इस एस को मुझे लिखना कहाँ पे है, फाइल में। फाइल का पॉइंटर क्या था, एफपी। एस को कहाँ लिखना है, जहां एफपी पॉइंट कर रहा है। तो एस को कहाँ लिखना है, जहां एफपी पॉइंट कर रहा है। एस को फाइल पॉइंटर वाली जगह पे लिखना है। लिखने का काम कौन करेगा, फंक्शन का नाम क्या है, एफ पुट एस। शुरुआत में क्या है, एफ, यानी फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है। फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है। और पुटेस, पुटेस किस लिए होता है, स्ट्रिंग्स के लिए, है ना। तो सिंपल पुटेस कहाँ लिखता है, स्क्रीन पे लिखता है। तो एफ पुटेस कहाँ पे लिखेगा, एफ पुटेस फाइल में लिखेगा, क्योंकि शुरुआत में क्या है, एफ। फिर से समझो, पुटेस लिखता है स्क्रीन के ऊपर, एफ पुटेस लिखता है फाइल के अंदर। पुटेस ऑन स्क्रीन, एफ पुटेस इन अ फाइल। तो एफ पुटेस आपसे 2 बातें मांगता है। कहता है भाई डाटा किस में पड़ा है, मैंने कहा एस में पड़ा हुआ है। लिखना कहाँ पे है, जहां फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो वहां पे जाके डाटा को लिख देगा। अब आप कहोगे दूसरी लाइन पे क्यों लिखा, भाई बैकस्लैश n को भी तो लिखना है ना। यहाँ जब पहला बैकस्लैश n लगा था तो वो काउंट नहीं हुआ था, वो तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर था, उसको तो छोड़ दिया था ना उसने। वो उसको रीड नहीं करता है वो स्ट्रिंग टर्मिनेटर को। तो लाइन चेंज भी करानी है कि नहीं करानी है। अगर ये अगला वाला पुटेस नहीं लगाओगे ना तो आपकी ये जो पूरी की पूरी पोएम है ये एक ही लाइन में लिख दी जाएगी पूरी फाइल में। आप फाइल में डाटा को 4 लाइनों की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पुटेस से हर एक लाइन लिखने के बाद बैकस्लैश n को भी लिखो, वो वरना जाएगा नहीं वो फाइल के अंदर। पूरी पोएम एक ही लाइन में आ जाएगी फाइल में। तो ये थोड़ा सोच के करना होता है काम को। तो इस प्रोग्राम में और कुछ खास नहीं है, ये आपकी 4 लाइन जो यहाँ लिखी हुई हैं इनको एज इट इज जाके एक poem.txt नाम की फाइल में लिखने का प्रोग्राम है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन एफ पुटेस, जिससे काम किया गया है। ये उसी का दूसरा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है आपने अभी अभी poem.txt लिख दी थी ना, जरा पढ़ के दिखाओ। अब पढ़ने के लिए कुछ बच्चे कहेंगे सर डबल क्लिक करके खोल लूंगा और फाइल को पढ़ लूंगा। आप वो काम करते रहना, मगर प्रोग्रामर को क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम भी तो सीखना चाहिए ना जो इस फाइल को पढ़ के भी दिखाए। भाई पिछले प्रोग्राम ने क्या किया, लिख के दिखाया, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, पढ़ के दिखाएगा। लिखने के लिए क्या था, एफ पुटेस, तो पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, देखो ढूंढो, मिल जाएगा कहीं पे, एफ गेट एस। लिखने के लिए एफ पुटेस है तो पढ़ने के लिए क्या है, एफ गेट एस है। करना क्या है, फाइल पॉइंटर बनाओ, एक कैरेक्टर एरे ले लो, 80 अक्षरों का कैरेक्टर एरे फिर से ले लिया, फाइल को रीड मोड में ओपन किया। रीड मोड में ओपनिंग फेल हो सकती है अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो या फाइल उस जगह पे ना मिले, तो चेक कर लेंगे, एग्जिट 0 कर देंगे या 0 मिसिंग है लिख लेना, ठीक है। अब क्या करना है, एक व्हाइल लूप लगाएंगे, जो मेरी फाइल में डाटा है उसको उठा के लेके आना है। और स्क्रीन पे कैसे पहुंचेगा, आपको क्या करना है, फाइल से पढ़ना है और स्क्रीन पे लाना है। तो पहले डाटा को एस में मंगाओ, यानी कैरेक्टर एरे में मंगाओ। जब कैरेक्टर एरे में आ जाए तो उसको स्क्रीन पे कैसे भेजते हैं, प्रिंटफ या पुटेस से भेज देते हैं, है ना। तो देखो क्या करेगा, एफ गेट एस का काम क्या है, मैंने इसको क्या बोला, एस नाम के कैरेक्टर एरे में डाटा को भरो। मैक्सिमम कितने अक्षर भरना, 79, क्योंकि एरे का साइज क्या है, 80। डाटा उठा के कहाँ से लाओ, एफपी से। फाइल पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है वहां पे डाटा मिलेगा, उस डाटा को उठा के लाओ, एस में भरो। एस में डाटा आ जाए डिस्प्ले करो। जब तक स्ट्रिंग्स खत्म नहीं होंगी डाटा आता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, ये नल हो जाएगा। जब फाइल खत्म होगी तो क्या रिटर्न हो जाएगा, आखिरी स्ट्रिंग में क्या होगा, नल, है ना। जब नल आ जाएगा तो रीडिंग बंद कर देना। तो जो कुछ आया उसको प्रिंटफ किया तो स्क्रीन पे 4 लाइनें आएंगी। अब देखो एक लाइन में नहीं आ रहा सब कुछ, 4 लाइनें क्यों आ रही हैं, क्योंकि जब आप फाइल लिख रहे थे तो आपने बैकस्लैश n भी लगाया हुआ था अलग से।
अगर ये बैकस्लैश नहीं लगाते तो यहाँ आउटपुट कैसा आता, शाइनिंग एंड ब्राइट दे आर फॉर एवर, और सेम लाइन पे आ रहा होता सो ट्रू अबाउट डायमंड्स मोर ऑफ सो मेमोरी, जैसा आ रहा होता। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन दिखाए, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट में बेटा यही होता है, एफ पुट एस से आप फाइल में लिखते हो और एफ गेट एस से आप एक फाइल से डाटा को पढ़ सकते हो। तो अभी के लिए यही है स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में।